चलें, उसके बाद लिखेंगे इवोल्यूशन। क्रमिक विकास, इसमें लिखिएगा ग्रेजुअली चेंजेस occurs in body design of an individuals called इवोल्यूशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवों की शारीरिक संरचना में, जीवों के शारीरिक संरचना में निरंतर हो रहे बदलाव को, जीवों के शारीरिक संरचना में निरंतर हो रहे बदलाव को क्रमिक विकास कहते हैं। निरंतर हो रहे बदलाव को क्रमिक विकास कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट्स gave three different laws of evolution। हिंदी वाले लोग लिखेंगे तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्रमिक विकास के तीन नियम दिए। ठीक है, तो इवोल्यूशन किसको कहा जाता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी डिजाइन समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे होमोसेपियंस जो है वो क्रो मैग्नन एप का क्या है, आधुनिक रूप हो गया है ना। मैमथ जो है वो एलिफेंट में कन्वर्ट हो गया। पुराने जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन उतनी लंबी नहीं होती थी, तो जिराफ टॉल नेक एनिमल हो गया, उसकी गर्दन ज़्यादा लंबी होती दिखाई दे रही है। अभी भी हम लोगों में इवोल्यूशन जारी है ना, कंटिन्यूअसली हम लोगों में इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो इतना ग्रेजुअल है, इतना स्लो है कि वो हमें पता नहीं चलता है। डार्विन ने तो अपनी इवोल्यूशन के थ्योरी में यहाँ तक कहा है कि इवोल्यूशन के बाद कुछ भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का डिज़ाइन हो सकता है। मतलब पहले हम लोग आगे झुक करके चलते थे, 2000 साल के बाद पीछे झुक के ऐसे पलट जाए, ऐसे चलने लगे, है ना। पहले रहते थे पेड़ों पर, तो क्या हाथ का भी इस्तेमाल किसमें करते थे? चलने में करते थे। तो वो उस समय का कंडीशन था, पेड़ पर रहना होता था। कहीं वर्टिब्रल कॉलम बेंट हो गया, इसे है ना, पीछे पलट गया, तो हॉरर मूवी में चुड़ैल जैसे चलती है रोड पर चलते हुए इंसान वैसे ही दिखेगा, है ना। तो जिस अंग का उपयोग जिस प्रकार से व्यक्ति करता है उसी प्रकार से उसमें बदलाव आ जाता है। अब इस बदलाव आता क्यों है, इसके बारे में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियमों को दिया। पहले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था लैमार्क। ठीक है, लैमार्क के बाद कौन है? डार्विन। डार्विन के बाद कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, लैमार्क, डार्विन, फिर ह्यूगो डी व्रीज। और इन तीनों ने क्रमिक विकास का अलग अलग उपाय बताया कि विकासवाद जो होता है उसके अलग अलग स्टेप है जिनके कारण उस इवोल्यूशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैमार्क का। तो पहला लिखिएगा लैमार्किज्म। लैमार्किज्म हिंदी में कहेंगे लैमार्कवाद। लैमार्किज्म, लैमार्कवाद, डैश देकर के इसमें लिखिएगा लैमार्क wrote their famous book, Lamarck wrote their famous book philosophic लैमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
लैमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफी जूलॉजिक लिखी। लैमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफी जूलॉजिक लिखी। ठीक है, तो लैमार्क ने जो किताब लिखा था फिलोसोफी जूलॉजिक, यह किस चीज पर आधारित था? इवोल्यूशन पर, विकासवाद पर। तो बायोलॉजी में आप लोगों को 3 किताब का नाम जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखना है। पहला याद कर लेना है लैमार्क का लिखा हुआ, ये कौन सी किताब थी? फिलोसोफी जूलॉजिक। दूसरा किताब का नाम याद रखना है जिसे डार्विन ने लिखा था, कौन सा था? दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, डार्विन ने क्या लिखा था? दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और एक तीसरा किताब आपको याद कर लेना है जिसे लिखा था कैरोलस लिनियस ने, है ना। तो इवोल्यूशन पर 2 किताब लिखी गई थी, एक फिलोसोफी जूलॉजिक लिखा गया और दूसरा दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद टैक्सोनॉमी जब हम लोग पढ़ेंगे तो टैक्सोनॉमी में एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी पर आधारित एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरे। क्या था? सिस्टेमा नेचुरे। तो 3 किताब का नाम याद कर लेना है, वो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो लैमार्क ने इवोल्यूशन पर आधारित एक किताब लिखी जिसका नाम था फिलोसोफी जूलॉजिक, और इस किताब के अंदर उन्होंने जिस थ्योरी का वर्णन किया वो थ्योरी था यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। ठीक है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट, लैमार्क गेव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का सिद्धांत दिया। लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो लैमार्क यही है। इस लैमार्क के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी टर्म देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क थे। ठीक है, बायोलॉजी के फादर किसे बोला जाता था? एरिस्टोटल को। जूलॉजी का भी फादर कौन था? एरिस्टोटल। बॉटनी का फादर कौन था? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और लैमार्क और ट्रेवेरिनस, इन 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द की रचना की थी, मैंने बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय लैमार्क एंड ट्रेवेरिनस, वही लैमार्क है। तो लैमार्क ने अपना थ्योरी क्या दिया? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। अब यूज एंड डिसयूज ऑर्गन में इन्होंने क्या कहा कि जिस अंग का उपयोग कोई इंडिविजुअल करेगा वो ऑर्गन विकसित होते चला जाएगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं होगा धीरे धीरे वो बॉडी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य में पूंछ का हट जाना, है ना, डॉर्सल में वर्टिब्रल, ये जो लोअर जॉ है ये पहले हम लोगों का एकदम आगे निकला हुआ था तो ये अंदर चला गया। ठीक है, अब ये सारा बदलाव किस कारण से आया उसी को इस थ्योरी के अंतर्गत में इन्होंने वर्णन किया है। आई बात समझ में? पहले के समय में जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोगों का पूर्वज क्या खाता था? कच्चा मांस। तो जब किसी को कच्चा मांस खाना है तो दांत का मेहनत ज्यादा है, तो ये केनाइन टीथ का मेहनत क्या था? बहुत ज्यादा था, जिस कारण से ये जानवर की तरह, कार्निवोरस एनिमल के जैसा था, मांसाहारी जीव की तरह बाहर निकला हुआ, राक्षस जैसा देखते थे हम लोग, है ना। कच्चा मांस हम लोग खाते थे, इसलिए केनाइन टीथ बहुत ही क्या था? शार्प था। आग का आविष्कार जब हो गया तो पका हुआ मांस खाने लगे, तो जब पका हुआ मांस खाने लगे इसका मेहनत घट गया, धीरे धीरे ये दांत नॉर्मल हो गया। ठीक है, जब तक इन क्रो-मैग्नन पेड़ पर रहता था तो पेड़ पर बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगर सीधे खड़ा होकर के ऐसे चलिए तो दिक्कत है, तो हाथ का उपयोग चलने में करते थे। तो रीढ़ की हड्डी डॉर्सल थी, वेंट्रल थी, है ना, ऐसे चिपटी हुई रीढ़ की हड्डी थी। पूंछ हुआ करता था बॉडी को बैलेंस करने के लिए। शरीर पर जो मैमल्स का निशानी होता है, जो रोंगटे होते हैं, ये बड़े बड़े थे। ठीक है, क्यों थे? टेम्परेचर से बचाने के लिए। कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था तो यही बाल जो थे वो टेम्परेचर से रक्षा करते थे। फिर आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, 5वां 6ठा क्लास में मिला था, पेड़ के पत्तों को सिल करके आदि मानव कपड़ा बनाने लगा, है ना। तो कपड़ों का आविष्कार धीरे धीरे हुआ तो ये शरीर से जो रोंगटे थे वो नॉर्मल होते चले गए, घटते चले गए। ठीक है, तो ये बदलाव जो हम लोगों में आए वो किस कारण से आए? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी के कारण। ये लैमार्क का मानना था, जबकि थ्योरी गलत है। ठीक है, इसके थ्योरी को किसने गलत प्रमाणित किया? डार्विन ने। ठीक है, ऐसे कहने के लिए यूज एंड डिसयूज थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है। जैसे हम लोग एटम पढ़ते हैं तो एटम में थ्योरी सही मिलता है या गलत मिलता है? एटम का थ्योरी शुरुआत से क्या है? गलत ही है। फादर ऑफ एटम किसे बुलाया जाता है? डाल्टन को। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, तो किसी पदार्थ का वह छोटा कण जिसको खंड या टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते, उसे एटम कहते हैं। इलेमार इसने कहा डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन के बाद और वैज्ञानिक आते चले गए। जे थॉमसन आए, तो जे थॉमसन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर आए कौन, गोल्डस्टेन, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन भी कुछ होता है ना, तो प्रोटॉन के बारे में बताया। तो सबका थ्योरी धीरे धीरे क्या होते रहा, गलत होते रहा, है ना, एक एक करके। तो वैसे ही ये जो थ्योरी हम लोग देख रहे हैं ये गलत थ्योरी है, इनका मानना। लेकिन याद रखना है कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी दिया किसने था, लैमार्क ने। किस किताब में जिक्र किया है, फिलोसॉफी जूलॉजिक में। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिएगा, डार्विनिज्म। दूसरा लिखेंगे डार्विनिज्म, डार्विनवाद। डार्विनवाद इसमें लिखिएगा, डार्विन is known as father of evolution। डार्विन को क्रमिक विकास का जनक, डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहा जाता है, क्रमिक विकास का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डार्विन रोट देयर फेमस बुक, डार्विन रोट देयर फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज विकासवाद पर लिखी, विकासवाद पर लिखी। अगला पॉइंट लिखेंगे, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल selection in which he stated that, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद, डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसमें उसने निम्न बातें कहीं, जिसमें उसने निम्न बातें कहीं। पहला लिखिएगा, फर्स्ट, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, हिंदी वाले लोग भी यही लिखे, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा, एवरी स्पेसीज हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और give birth infinite offspring। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, प्रत्येक, ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रत्येक प्रजाति के पास
संतान उत्पन्न करने की प्रत्येक प्रजाति के पास संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। अब देखो डार्विन का जो थ्योरी था वो कौन सा थ्योरी है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। इसने कहा कि जीवों की शारीरिक संरचना में जो बदलाव आता है वो किस कारण से आता है? नेचुरल सिलेक्शन के कारण से। यूज एंड डिसयूज कुछ नहीं होता, इस कारण से आता है। तो लोगों ने पूछा कि नेचुरल सिलेक्शन को समझाइए क्या होता है। तो पहला बात नेचुरल सिलेक्शन में क्या दिया? थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। माने कोई प्रजाति अगर चाहता है कि उसका अस्तित्व धरती पर बना रहे तो वो क्या करे? मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, है ना। इसके लिए उसने उदाहरण दिया किस चीज के बारे में? तो डायनासोर के बारे में उदाहरण दिया। डायनासोर जो प्राणी था वो किस युग का प्राणी था? मेसोजोइक पीरियड का, जुरासिक इरा मेसोजोइक पीरियड का वो प्राणी था। और उसका खत्म हो जाना धरती से, उसे डार्विन ने क्या कहा कि उसने मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग को पैदा नहीं किया, जिससे उसकी प्रजाति विलुप्त हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिस क्षेत्र में डायनासोर पाया जाता था वहां पर उल्का पिंड गिरने के कारण से उसकी सारी प्रजाति खत्म हो गई। ठीक है, ज्वालामुखीय विस्फोट से उसका सारा का सारा भोजन खत्म हो गया और उल्का पिंड गिरने के कारण धरती से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई। लेकिन डार्विन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने ऑफस्प्रिंग्स को, संतान को जन्म नहीं दिया, जिस कारण से उसकी प्रजाति खत्म हो गई। ठीक है, तो जैसे ही डार्विन ने ये सिद्धांत दिया उसके कुछ दिनों बाद किताब में छपा तो भारत के लोगों ने इस सिद्धांत को पढ़ लिया। किसने पढ़ लिया? भारत के लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कहा कि हम लोग अपनी प्रजाति खत्म नहीं होने देंगे। ठीक है, हाँ, बिहार में भी लोग पढ़ लिए, भारत में भी लोग पढ़ लिए, समझे। तो समझ लीजिए कि मान लो 1947 के जनगणना में उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वो 35 करोड़ के आसपास थी, 33 करोड़ ही थी। ठीक है, 1947 में हम लोग कितने थे? 33 करोड़। आज चल रहा है 2022, आजादी का 75 साल। ठीक है, जम के आजाद हुए हम लोग, है ना। एक यहां से 133 करोड़ से कहां पहुंच गए? 135 करोड़ समथिंग हम लोगों का पॉपुलेशन आज है। तो कहियो खत्म नहीं होंगे हम लोग। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन को हम लोग मान के चल रहे हैं कि विकासवाद का यही मुख्य सिद्धांत है, जबकि यह है नहीं, इसे गलत साबित किया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। समझ गए? अब सोचो 100 यहां से 33 से कहां भागा? उस समय 47 के समय भारत का क्षेत्रफल भी अधिक था, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब अपने भारत में था। तो क्षेत्रफल में हम लोग ज्यादा थे और जनसंख्या में कम थे, इसलिए खुशहाली था। भारत को सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता था? अभी तो किसका चिड़िया हो गया है? कौआ का चिड़िया हो गया है। ठीक है, इतना जनसंख्या बढ़ा हुआ है। भारत में बोला जाता था दूध दही की नदियां बहती है, बोला जाता था ना, दूध दही की नदियां, माने नदी में दूध दही बहता था। हर घर में पशु होता था। लोगों को धनी कैसे माना जाता था? पशुधन से, है ना। जिसके दरवाजे पर जितना गाय है, भैंस है, उसको उतना अमीर माना जाता था। ठीक है, जितना बैल है लोगों को दरवाजे पर, अब तो घर घर में बैल हो गया है। नौकरियां नहीं मिल रहा तो बैल घर घर में बैठा हुआ है। उस समय बैल ओल हुआ करता था, उसको माना जाता था क्या कि रुपया पैसा है इसके यहाँ, संपन्न परिवार है। कोई राहगीर भी आ रहा है, भूला भटका दरवाजे पर आ गया तो बैठा करके 2 लोटा पहले छाछ दूध दही से स्वागत किया जाता था। आज अगर कोई आए तो 2 पार्ले जी बिस्कुट चाय कहाँ देता है? पार्ले जी बिस्कुट, 1 लोटा, 1 गिलास पानी दे दिया, वो बड़का बात है। ठीक है, पहले लस्सी पेड़ा उड़ा मिल जाता था, सब ऐसे ही। हाँ, मीठा तो क्या छोटा चीज है, ईख खूब आता था। महिया आप लोग खाए हैं? महिया क्या, कुछ और हो सकता है, आप लोग बोलते होंगे। मीठा का जो लिक्विड वाला रहता है, जब मीठा बनता है, हाँ, हम लोग जब वो बनता था तो कम से कम 1 महीना वही चलता था। रात में सब्जी वब्जी नहीं, रोटी और वो। ठीक है, तो वो सब अलग ही इंजॉय का लेवल था। हाँ, वो भी गन्ना वाला ही है, लेकिन बाद में आया आप लोगों के पास। हम लोग बनते समय ही खा लेते थे, तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो सारा समस्या का जो जड़ है वो क्या है? केंद्र में क्या है? जनसंख्या। और जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। जब तक जनसंख्या फिर से वापस, और इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अगर सरकार ये नियम लगा दे हम 2 हमारे 1,
ठीक है, ये नियम जब आ जाए तो कम से कम 50 साल लग जाएगा जनसंख्या को कंट्रोल होने में। मैंने हम लोग तो नहीं ये देख पाएंगे कंट्रोल हुआ जनसंख्या, हम लोग पार घाट तब तक लग जाएंगे। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो नेटेलिटी रेट से क्या होता है, कम होता है, मृत्यु दर जन्म दर से कम होती है। तो मिनिमम 50 साल का समय लगने वाला है अगर आज से ये नियम लागू हो जाए तो। और नहीं नियम लागू होगा तो ये 135 करोड़ से कब 200 करोड़ होगा, 75 करोड़, 75 साल में तो 100 करोड़ हुआ। अगर फिर 75 साल में 200 करोड़, क्षेत्रफल तो भारत का बढ़ने वाला है नहीं, यही रहेगा। ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यहाँ पर एक जितने संसाधन में 47 के पहले एक व्यक्ति गुजारा कर रहा था, आज 10 से 12 लोग उतने ही संसाधन में गुजारा कर रहे हैं। तो कष्ट तो होगा ही। ठीक है, किसका थ्योरी है, डार्विन का। पढ़ने लायक इसका थ्योरी नहीं रहता है, तब वो पढ़ लीजिए, क्या करिएगा। दूसरा थ्योरी लिखिएगा, दूसरा लिखेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हिंदी वाले यही लिखें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग हो जाएगा जीवन यापन हेतु संघर्ष, जीवन यापन हेतु संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटर स्पेसीज स्ट्रगल, एक हो जाएगा इंटर स्पेसीज स्ट्रगल, और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। इंटर स्पेसीज का मतलब क्या हो जाएगा, विजातीय संघर्ष। हिंदी में से कहना हो तो कहेंगे विजातीय संघर्ष, और इसको कहेंगे इंट्रा स्पेसीज माने अपने जाति में, समजातीय संघर्ष, समजातीय संघर्ष। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को धरती पर बने रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पूरे जीवन काल स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, मारामारी करना पड़ेगा, और जो इस काम को करेगा वो एग्जिस्ट करेगा, जो नहीं करेगा उसकी प्रजाति खत्म होगी। तो इसमें दो प्रकार का है, इंटर स्पेसीज माने दो अलग अलग जाति में संघर्ष। अब जंगल में पहले से कोई शेर है, ठीक है, और उससे बड़ा शेर वहां पर आ जाए तो उस शेर को रहने नहीं देगा, रिप्लेस करेगा ना, भगाएगा ना उसको। तो ये दो एक ही जाति में संघर्ष हुआ, शेर शेर में संघर्ष हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसीज, समजातीय संघर्ष। और विजातीय संघर्ष मतलब जंगल में हिरण और शेर में डेली संघर्ष होता है ना। अब हिरण का है कि रोज रोज भगवे करे, आज बैठ जाते हैं, अगर बैठ गया तो शेर खा जाएगा उसको, सब हिरण बैठ जाए तो हिरण खत्म पूरे जंगल का, उसकी प्रजाति खत्म होगी। शेर रोज नहीं भागे, बैठा रहे तो भूखे मर जाएगा। तो दो अलग अलग जातियों में संघर्ष विजातीय संघर्ष हो जाते हैं, इंटर स्पेसीज। आप में और चाचा जी में संघर्ष, भतीजा में और चाचा में संघर्ष इंट्रा स्पेसीज। समझ गए, तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तीसरा जो इन्होंने नियम दिया वो था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, और जो अनफिट रहेगा लात मार के उसको भगा दिया जाएगा। समझ गए, तो पूरे जीवन में ये वो काम लायक थ्योरी दिया ही, कौन वाला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दो थ्योरी फालतू है, महा बकवास है, नहीं दिया रहता तो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहता। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो फिट है, मजबूत है, वो सर्वाइव करेगा, और नहीं फिट है तो वो खत्म हो जाएगा। चलिए तीसरा लिख लेंगे, डार्विन के बाद तीसरा, ह्यूगो डी व्रीज। ये पुर्तगाली टाइप का लगता है, ह्यूगो डी व्रीज, पुर्तगाली का था का, उसी सब के नाम में ना डी डी लगता है, वास्को डी गामा के भाई है, ह्यूगो डी ब्रिज। इसके बारे में लिखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज में, ही गेव the theory of mutation। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद
उत्परिवर्तनवाद, हाँ डच था। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा म्यूटेशन, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। दिस थ्योरी इज ऑल्सो known as modern synthesis theory of evolution। इस सिद्धांत को आधुनिक संश्लेषण का सिद्धांत, आधुनिक संश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं, आधुनिक संश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी जीव में जो चेंजेज आता है उसके बॉडी डिजाइन में, उसका कारण क्या है, तो क्या कहिएगा? म्यूटेशन। ठीक है, ओरिजिन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर यूज एंड डिसयूज ऑर्गन नहीं है, म्यूटेशन ही मेन कारण है किस चीज का? इवोल्यूशन का। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होगा? उत्परिवर्तन। हिंदी थोड़ा पूछ रहे हैं। हाँ, तो समय के साथ बदलना तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। हाँ देखिए, म्यूटेशन का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट के प्रभाव से उसके जीन में बदलाव आता है, और जीन में आया हुआ बदलाव लंबे समय तक उसके साथ बना हुआ रहता है। ठीक है, वातावरणीय बदलाव के कारण ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल इज चेंज। लिख लीजिए इसको, ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन, climatic variation, due to climatic variation the body design of individuals, climatic variation the body design of individuals change, this phenomenon is called mutation, this phenomena is called म्यूटेशन। हो गया। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वातावरण में बदलाव के कारण, वातावरण में बदलाव के कारण जीवों की जीनी संरचना लगातार बदलते रहती है, जीनी संरचना लगातार बदलते रहती है। इसे उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, इसे उत्परिवर्तन कहते हैं, इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई दो गो बिहार का है, दोनों बिहारी को कहाँ भेज दिए? विदेश में भेज दीजिए, जापान भेज देते हैं। दो गो बिहारी है, कहाँ चला गया? जापान में चला गया। ठीक है, अब उन लोगों का जो संतान जन्म लेगा पहला, वो थोड़ा सा बिहारी टाइप का, माने भारतीय जैसा दिखेगा, और कुछ दिन के बाद यानी दूसरा पीढ़ी जन्म लेगा, वो भी मिला जुला करके भारतीय ही है। लेकिन तीसरा पीढ़ी जन्म लेते लेते क्या होने लगेगा? उसकी जीनी संरचना बदलने लगेगी और जापानी टाइप का धीरे धीरे दिखते रहेगा, और 8-10 जनरेशन जाते जाते बिहारी टाइप का थोड़ा भी नहीं रहेगा, पूरा कैसा दिखेगा? जापानी टाइप का दिखने लगेगा। समझ गए? तो धीरे धीरे क्या होते रहता है, वातावरण में बदलाव हुआ तो जीनी संरचना बदलने लगी, जिसके कारण उसका बॉडी डिजाइन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, बदल गया। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन इसे बोला जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसमें इतना ही था जेनेटिक्स में। चलिए अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं, हेल्थ एंड डिजीज। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में प्रश्न रहता है, रोग से तो क्वेश्चन आना ही आना है। डिजीज, रोग। ठीक है, तो डिजीज रोग जो होता है उसके पहले जान लेना जरूरी है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू
WHO, if any person fit from physically mentally and socially called हेल्दी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति शारीरिक कौमा मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से फिट हो तो उसे स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, इसने हेल्थ को डिफाइन किया है और हमें लगता है कि घटना चक्र बनाइएगा तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है। हेल्थ को 3 पैरामीटर पर मापा जाता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। इन तीनों में अगर आप एक भी रूप में बीमार हैं, ठीक है, तो उसे स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और तीनों पर खरा उतरने वाला बिरले ही संसार में पैदा होते होंगे, शायद कोई नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व की सारी जनसंख्या लगभग 700 करोड़ जो है वो क्या है, बीमार है, बेचारा डिजीज से ग्रसित है। फिजिकली का मतलब क्या हो गया, शारीरिक रूप से, माने हाथ, गोड़, लीवर, किडनी, मुंह, कान सब क्या हो, ठीक ठाक हो, कहीं का कोई नॉट बोल्ट ढीला, ठीक है, लीवर ओवर ढीला हो गया, किडनी ढीला हो गया तो क्या हो गया, बीमार। फिजिकल तो समझ रहे हैं, तो हार्डवेयर वाला मामला शरीर का। मेंटल का मतलब सॉफ्टवेयर वाला, दिमाग उमाग सब टाइट हो, एको चूड़ी घसका नहीं हो कई को स्लिप सब रहता है, कई को लोग जो मिलेगा ना आपको दिमाग से क्या रहेगा, स्लिप रहेगा। स्लिप मतलब उसको कितनों कसिएगा वो कसैबे नहीं करेगा, ढीला रहेगा वो, तो बेचारा क्या है, मेंटली है। तो शारीरिक रूप से तो कोई बच भी जाए, मेंटली शायद ही कोई बचेगा, है ना। आज के समय में तनाव से, अवसाद से कोई बचा हुआ है? सब लोगों के जीवन में तनाव है। बुतरुआ सब जन्म लेता है उस समय से ही तनाव रहता है उन्हें, ठीक है। तीसरा क्लास, चौथा क्लास के बचवा सबको आप देखिएगा, बस में, स्कूल वैन में बैठ के स्कूल जाता है, अब बैठ के किताब उलटते रहता है। हम लोग स्कूल वैन से जाते थे तो बगल में कोई जा रहा था उसको चला चला मारते जाते थे ठीक है। वो सब जाते थे, किताब उलट रहा है, पूछो क्या कर रहे हो तो कहता है कि पढ़ रहे हैं, स्कूल में एग्जाम है। अब चौथे क्लास से उसको एग्जाम समझ में आने लगा, तीसरा क्लास में है, चौथा क्लास में, अभी से उसको एग्जाम समझ में आने लगा, रटते जाता है सब वैन में भी। कई को तो देखेगा, मेरा भतीजा है, वो बेचारा का आंख तब खुलता है जब उसकी माताजी उसके सिर पर 2 लोटा पानी डालती हैं। वो नींद में है, जब स्कूल रहता है, मॉर्निंग स्कूल हो जाता है तो 5:30 बजे की 5 बजे उसका बस आ जाता है, 6 बजे। अब 5:30-6 बजे छोटा बच्चा है बेचारा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो कहाँ से उठेगा? तो ले जाके के बाद नल के आगे बैठा के नल खोल देती है उसके मतलब। अब उस समय उस जगह फिर नाश्ता करते करते बेचारा सो जाता है ना। उसका नींद हमको लग रहा है बस से जब उतरता होगा, प्ले स्कूल में अपना उतरता होगा, तब उसका नींद खुलता होगा। तो सब क्या रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, उसी समय से वो बीमार हो जाता है। अवसाद में बेचारा चला गया है, पढ़ना है ना। तो मेंटली माने दिमाग रूप से बेचारा बीमार रहे, और सोशियली, इन दोनों से मान लो कोई फिजिकल भी मेंटल भी ठीक हो गया, रामदेव बाबा का शरण लिया तो मेंटल भी ठीक हो जाएगा, है ना। योग करने लगा, प्राणायाम करने लगा तो मानसिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन सामाजिक रूप से इससे तो कोई नहीं बच सकता है, रामदेव बाबा नहीं बच पाते हैं, ठीक है। तो चेला सब कहाँ से बचेगा? सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। अब आप मान लीजिए अपने मोहल्ला से निकल रहे हैं, कोई कहने लगा कि देखो चप्पल चोर जा रहा है, चप्पल चोरा लेता है, तो माने किस रूप में बीमार हैं? सामाजिक रूप में बीमार हैं, है ना। घर में छोटा भाई बहन है, झगड़ा कर दो तो पकड़ के थूड़ देता है वही, है ना। तो ये कौन रूप में बीमारी है? सामाजिक रूप की बीमारी है। तो समाज में तो बने हुए रहना बड़ा मुश्किल काम है, कोई नहीं बन के रह सकता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से कोई फिट है तब उसे क्या बोला जाएगा? हेल्दी बोला जाएगा। डिजीज जो होता है वह क्या होता है? तो डिजीज में लिख लीजिएगा, दी अनकंफर्टेबल
स्टेज ऑफ बॉडी in which organ or organ system does not work properly। ठीक है, रोग शरीर की वह अवस्था है, रोग शरीर की वह अवस्था है, रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर का कोई अंग, रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र ठीक कार्य नहीं करता, ठीक कार्य नहीं करता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। अब डिजीज का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो आपसे अगर कोई पूछे कि ड्यूरेशन के बेसिस पर, ड्यूरेशन का मतलब क्या कि कितना अवधि का बीमारी है, ठीक है, तो अवधि के आधार पर जो रोग होता है वो दो प्रकार से इसको बांट सकते हो। एक आप कह सकते हो क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, अवधि के आधार पर रोग को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया क्रॉनिक डिजीज, तो क्रॉनिक डिजीज हिंदी वाले लोग भी यही लिखिए, क्रॉनिक डिजीज जो होता है यह लॉन्ग टर्म डिजीज है, माने हो गया तो जीवन भर साथ निभाएगा, बीच में साथ नहीं छोड़ेगा, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। और दूसरा जो डिजीज होता है उसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज और दूसरा एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज जो होता है ये अच्छा वाला बीमारी है, शॉर्ट टर्म डिजीज है, ठीक है, हो करके जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिजीज और एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे डायबिटीज किस में आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉनिक ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हार्ट डिसऑर्डर, क्रॉनिक, है ना, जीन से होने वाली जितनी बीमारी है, किसी को मान लीजिए नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो भी किस में चला जाएगा? क्रॉनिक में। बेसिकली जो भी बीमारी विटामिन की डिफिशियंसी से होता है ना, विटामिन की कमी से होने वाले लगभग सारे रोग जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? क्रॉनिक की श्रेणी में आ जाएंगे। और एक्यूट जो हो गया, मान लो किसी को फ्लू हो गया, कोल्ड फीवर हो गया, है ना, टाइफाइड हो गया, तो ये सब बीमारी जो होता है 2, 4, 5, 10 दिन, महीने दिन में ठीक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर डिजीज का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यह कब होता है, इस आधार पर इसको दो वर्गों में आप और बांट सकते हो। एक डिजीज का टाइप हो जाएगा जिसको कहेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज, और जो दूसरा टाइप होता है उसको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज। ना, ये अलग है, दोनों अलग है, दो तरह से बांट सकते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज को बता रहे हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज को जन्मजात रोग कहते हैं और एक्वायर्ड डिजीज को उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, कॉन्जेनाइटल का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो वैसे रोग जो जन्म के साथ किसी में रहे, है ना, और एक्वायर्ड का मतलब हो जाएगा जो जन्म के बाद हो। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, कॉन्जेनाइटल जन्मजात रोग, एक्वायर्ड उपार्जित रोग, ये दो तरह के और हो सकते हैं। ठीक ना, अब जितने भी एक्वायर्ड डिजीज है इसे दो ग्रुप में और आप बांट सकते हैं। एक हो सकता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल को ही इन्फेक्शियस रोग भी कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है संक्रामक रोग, और दूसरा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोग।
ठीक है। तो कॉन्जेनाइटल को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहिएगा, दैट टाइप ऑफ डिजीज विच कॉज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द फीटस, ठीक है। वैसा रोग जो शिशु में जन्म के साथ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल। और वैसा रोग जो किसी बच्चों में जन्म के बाद हो उसे क्या कहेंगे, एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे, ठीक है। जन्म के बाद एक्वायर्ड, जन्म के साथ कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिजीज का कुछ यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट, क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट, क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट। इस रोग में, हाँ बोलिए, हाँ जन्म के साथ अगर है तो आ जाएगा, एक्सीडेंट से हो गया तो नहीं, हाँ जैसे जीन के इफेक्ट से हो गया। अब देखिए कई सारे बच्चों को आप देखिएगा जन्म लेता है तो उसका ये ओठ कटा हुआ रहेगा, चढ़ा हुआ रहता है ऊपर, उसी को लिखा है क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट। हाथ की हथेली जो होती है वो पूरी श्रिंक्ड रहेगी, सिकुड़ी हुई रहती है, हाथ का पाम जो है वो सिकड़ा हुआ रहेगा, तो वो सब बीमारी इसी में आ जाता है, कॉन्जेनाइटल में। पैरालिसिस जन्मजात थोड़ी होता है, जन्म के बाद जन्मजात डायबिटीज होता है, नहीं होता, जन्म के बाद होता है, ठीक है। तो क्लैप्ट लिप्स एंड पैलेट। दूसरा आप कह सकते हैं, एक और रोग हो जाएगा इसमें, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रियाई, ठीक है। तो वर्टिब्रियाई के किनारे किनारे ऐसा गड्ढा बना हुआ रहता है, ठीक है। डिंपल गाल पर रहता है तो लोग खूबसूरत दिखता है, लेकिन यही वर्टिब्रल कॉलम पर हो जाता है तो रोग का रूप ले लेता है, समझ गए। तो डिंपल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम भी कैसा डिजीज है, कॉन्जेनाइटल। इस रोग में क्या होता है, सीधा खड़ा होकर के चलना मुश्किल रहता है, व्यक्ति जो है वो सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता है। तो ये दो रोग। एक और डिजीज चाहो तो लिख लो, SMA। SMA इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सीवियर मस्कुलर एट्रोपी, ठीक है। SMA सीवियर मस्कुलर एट्रोपी, ठीक है। यह रोग जो होता है यह प्रोटीन डिफिशियंसी रोग है। यह रोग जो होता है यह कैसा रोग है, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण से होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि बहुत रेयरली लोगों में पाया जाता है, और इतना रेयर है कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो शायद ही बच पाता है, क्योंकि उपचार बहुत महंगा है इसका। इस बीमारी में शरीर के अंदर में प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। शरीर जो होता है वो प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिस कारण से नर्वस सिस्टम व्यक्ति का काम नहीं करता है। बच्चा जो होता है उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता है, वो आप कुछ बोलिएगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन खुद से उठ के बैठ के खा सकता है, चल फिर नहीं सकता है, कोई समस्या। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे बिहार में आयांश नाम का एक बच्चा था, है ना, उसको यही बीमारी थी SMA। 16 करोड़ में इसका इंजेक्शन होता है। शरीर इस बीमारी से बचने के लिए इंजेक्शन कितना, 16 करोड़ का। तो सामान्य लोग तो सरवाइव करेगा ही नहीं, 16 करोड़ कहाँ से आएगा। कुछ दिन पहले एक बेंगलोर में हमें लगता है एक बच्ची को दिया गया था यह इंजेक्शन, जिस पर भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ का GST माफ कर दिया था, है ना। 5 करोड़ इस पर चार्ज GST का लगता है, 11 करोड़ सुई का दाम है और 5 करोड़ GST, तब जाके हो जाता है 16 करोड़ का। तो GST माफ कर दिया गया था, 11 करोड़ में उसे लगा था, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हो गया, प्रोटीन शरीर में नहीं बन पाता। और प्रोटीन ऐसा चीज है जिसको आप चढ़ा नहीं सकते हो शरीर में, वो भोजन के माध्यम से ही जाएगा तो जाएगा, नहीं बन रहा है तो उसे बाहर से चढ़ाया नहीं जा सकता। बाहर से चढ़ाइएगा तो जहर बन जाता है, ठीक है, बॉडी में वो टॉक्सिन बन जाता है, इसीलिए बाहर से चढ़ा नहीं सकती। इंजेक्शन ही एकमात्र माध्यम, और वो भी इंजेक्शन अमेरिका के पास है, इसका जो पेटेंट है वो अमेरिका के पास है, बाद बाकी किसी देश में भी नहीं है। चलिए, तो ये कौन सा डिजीज हो गया, कॉन्जेनाइटल, माने जन्म के साथ किसी में रहेगा। और एक्वायर्ड डिजीज कैसा होगा, जन्म के बाद। तो एक्वायर्ड डिजीज में 2 प्रकार के डिजीज हैं, कम्युनिकेबल है और इन्फेक्शियस है। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग, जो संक्रमण से, छुआछूत वाला बीमारी है ना, जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल जो होता है वो स्थानांतरित नहीं होगा। जैसे डायबिटीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। थायराइड क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो वो सब नॉन कम्युनिकेबल होता है, जो नहीं फैलेगा। और ये जो बीमारी होता है वो फैलने वाला रहता है। तो आपके सिलेबस में मुख्यतः
अभी हम लोगों को केवल इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग हिंदी में कहेंगे। हो गया, संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें डैश देकर के लिखिएगा that types of disease which caused due to action of virus, bacteria, फंजाई, वर्म, एल्गी से रोग होता है जी, एल्गी बोल रहे हो, फंजाई, वर्म एंड प्रोटोजोआ आर कंसिडर एज कम्युनिकेबल डिजीज। This disease spreaded from unhealthy to healthy person। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वैसे रोग जो जीवाणु, वैसे रोग जो जीवाणु कौमा विषाणु कवक कौमा कृमि और प्रोटोजोआ के कारण से होता है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये कॉमा देके ये बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहिएगा? जो इन पांचों के कारण से होगा, ठीक है। जितना भी रोग वायरस से होता है, जितना भी रोग बैक्टीरिया से होगा, जितना भी कवक से होगा, जितना भी कृमि से होगा और जितना भी बीमारी इस प्रोटोजोआ के कारण से होगा, सबका सब कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। सब छुआछूत की बीमारी है, सब फैलेगा, ठीक है। अगर छुआछूत से नहीं भी फैल रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 100% फैलेगा, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। क्लियर ना? अब इसमें पहला लिखिएगा, पहला वायरस डिजीज पढ़ा देते हैं। वायरस डिजीज पहला लिखेंगे वायरस डिजीज, हिंदी वाले लोग लिखेंगे विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, वायरस इज एन एसेल्यूलर, वायरस इज एन एसेल्यूलर organism which is connective link between dead and living। हिंदी वाले लोग लिखेंगे
विषाणु विषाणु अकोशिकीय, विषाणु अकोशिकीय, अकोशिकीय जीव हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच की, जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजना कड़ी है, जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजना कड़ी है। ठीक है, वायरस को क्या बोला जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिका का बना हुआ। ये पहला क्लास में हम बताए होंगे आप लोगों को, डे फर्स्ट थे आप लोग क्लास में, थे ना, तो याद तो होगा ही। सिंगल रहेगा तो यूनिसेलुलर ना, या ए सेलुलर है। किसी शब्द के आगे ए लग जाता है तो उसका मतलब निगेटिव, यानी विषाणु में अकोशिकीय, इसे अगर हिंदी में कह रहे हैं तो अकोशिकीय का मतलब क्या होता है कि वायरस में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं है, या बिना किसी कोशिका का बना है। इसीलिए पूरा का पूरा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन इकलौता वायरस है। सेल थ्योरी क्या कहता है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल, दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और यहां पर वायरस क्या कह रहा है कि हम किसी सेल के बने हुए नहीं है। इसीलिए वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का अपवाद है। आई बात समझ में, या किसी सेल का नहीं बना हुआ है। तो फिर इसमें जीवन कैसे आता है, तो याद रखना है वायरस को बोला जाता है जीवित और मृत के बीच की योजना कड़ी। यानी वायरस मृत कहां पर रहेगा, इन्वायरमेंट में, होस्ट बॉडी में। हाँ, इन्वायरमेंट में कैसा होगा, मृत होगा, और जीवित कहां होगा, होस्ट बॉडी में। ठीक है, किसी होस्ट के बॉडी में जैसे ही यह प्रवेश करेगा कैसा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। और इन्वायरमेंट में रहेगा मतलब आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, इन स्थानों पर यह कैसा होता है, मृत। इसका कारण क्या है, तो वायरस का कोई भी सेल कोई पूर्ण कोशिका का रूप कब पकड़ता है, किसी सेल को कंप्लीट सेल कब कहिएगा, जब सेल में तीन चीजें पाई जाए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, सेल, सेल का बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और तीसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। तो इस सेल में तीन होना चाहिए तो सेल बनता है पूर्ण कोशिका, ठीक ना। और वायरस के सेल में क्या नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, इसीलिए अपूर्ण कोशिका है वो। इसलिए क्या लिखा है, ए सेलुलर। इकलौता जीव है जो ए सेलुलर है, बाद बाकी सब यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, ठीक है। और वायरस जो है वो ए सेलुलर है। या लिविंग बॉडी में डेड इसी कारण से क्या नहीं रहे, साइटोप्लाज्म। और जैसे ही ये होस्ट बॉडी में जाएगा तो ध्यान से समझना, यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का तीन भाग होता है। न्यूक्लियस का बाहरी भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और सेंटर पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस का भी कितना भाग, तीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ठीक ना। तो जब भी किसी सेल में ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलता है तो इन दोनों के संयोग से बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, और इसी प्रोटोप्लाज्म के कारण सेल जीवित हो पाता है। यानी एक तरीके से कहें तो सेल की जो आत्मा है वो कौन है, ये प्रोटोप्लाज्म है। सेल में जीवन किसके माध्यम से आता है, प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से। तो वायरस इन्वायरमेंट में तो मरा हुआ है, और जैसे किसी होस्ट बॉडी में गया उसके सेल से क्या ले लेता है, साइटोप्लाज्म, और अपने न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बना लेता है, प्रोटोप्लाज्म, और वायरस एक्टिव हो जाता है। समझ में आई बात। तो हवा में है, ऐसे जमीन वमीन पर उधियाई चल रहा है तो कैसा है, मरा हुआ है, मृत है। और जैसे ही प्रवेश किया किसी सजीव कोशिका के भीतर एक्टिव हो जाएगा। अब पौधा की कोशिका में आ जाए, हम लोगों में आ जाए, किसी भी जीवित सेल में चला जाए वो एक्टिव हो जाता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, ये वाला लाइन क्लियर है। वायरस इज एन ए सेलुलर विच इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, virus was discovered by
इवानोवस्की, हिंदी वाले लोग लिखेंगे विषाणु की खोज, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की। हो गया। अब इवानोवस्की ने किस विषाणु को खोजा था? मरा हुआ, टीएमवी, नाम याद रखना है। जैसे पूछा जाए आपसे कि सेल का खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने कौन सा सेल खोजा था? बैक्टीरिया सेल को खोजा था ना। जीवित सेल की खोज लीवेनहॉक ने की थी, और जीवित सेल में किस सेल को खोजा था? बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया था? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज साइनोबैक्टीरिया में की गई थी, किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक वैसे ही वायरस की खोज टुबैको मोजैक वायरस में की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। टीएमवी का मतलब टुबैको मोजैक वायरस। यह वायरस जो है यह तंबाकू के पौधे में लगता है और उस पौधे को नष्ट कर देता है। आई बात समझ में? तो टीएमवी वायरस इफेक्ट्स ऑन टुबैको प्लांट। क्लियर है? इसी में खोजा गया था वायरस को। चलिए, अब मान लो आप में से यदि हम पूछे कि कोई ऐसे व्यक्ति इस क्लास में बैठे हो जो विषाणु से होने वाले 6 रोगों के बारे में बता सकते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करिए। वायरस से होने वाली 6 या 7 बता दीजिए तो अति उत्तम। पहले दिमाग में याद कर लीजिए, खड़ा होने के बाद भुलाइएगा मत, मन करे तो लिख लीजिएगा कॉपी पर। 7 ऐसी बीमारियों का नाम आपको बताना है जो वायरस से होता है, कोई भी बता सकते हैं। सोच के आराम से बताइए। सोच के बताइए जल्दी। कैसे होगा जी, बताइए। 7 को बीमारी का नाम नहीं याद है। आप लोग नाम हंसवा दीजिएगा। 5 ही पहुंचे हैं। तब बताइए, आप हाथ उठा दिए थे कैसे? अच्छा 6 बताना, एक और दिमाग लगाओ। कोरोना छोड़ कर मैं कोरोना मत जोड़ देना, कोरोना वैलिड नहीं है, पहले हम बता देते हैं। कोरोना जोड़ देगा तो पहुंच गया 6 को तुरंत। कैसे उसी में आ जाएगा? कोरोना अलग फैमिली ही है। हो गया? हाँ बताइए, बैठे बैठे बताइए आराम से। इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, खसरा, डिप्थेरिया बैक्टीरिया से, पेचिस, पेचिस प्रोटोजोआ में गया। और बताइए, और कौन जोड़े हैं? 6 को जोड़ लिए हैं। आप खड़ा होकर बोलना है, जो बताएगा पहले हाथ उठाओ, ऐसे नहीं कि गुलगुल करने लगे, सब गुलगुलाने लगे। हो जाए आंसर। जिसको पता है वो एकदम बताइए खड़े होकर के। तुमको कल समझ में आया था जी, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड? कौन समझाया? फिर वो समझाया, आप समझाए थे? बोलिए। एड्स, खसरा, मीजेल्स, अच्छा पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। हर्पीज, रैबीज, अच्छा 4, पोलियो 5, 6, चलिए पहुंचा दिया। अच्छा कोई 7 को बताएगा? देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझिएगा। डिजीज से जो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा, कोई एक ऑप्शन दे दिया रहेगा और उस ऑप्शन में आपको चुन करके बताना है। मान लो एग्जाम्पल के रूप में एक डिजीज हम लिख रहे हैं, एलिफेंटिएसिस, कोई बोलेगा नहीं भी। एलिफेंटिएसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है। एलिफेंटिएसिस रोग किससे होता है? ठीक है, ऑप्शन में है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दीज।
नन ऑफ दिस कौन बोला? हाँ, नाम बताना है फंगस का। अच्छा छोड़, नाम मत बताओ, आंसर ही बताओ, एक ऑप्शन। 5। वो फंगस है, कंफर्म है? प्रोटोजोआ। देखो बताओ, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। पहला तो एक ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन, अब बताना है कि उसमें से किससे होता है। तो इसका सही आंसर बेचारा जो नन ऑफ दिस बोला था उसका सही है। हम पहले ही डोज दे दिए उसको कि बाद बाकी गेस ना करे, ठीक है। वो सही बोल रहे थे। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन होता है? वर्म, क्रीमी। कौन होता है? क्रीमी, जिसको वर्म कहते हैं, जिसका पूरा नाम है वुचेरिया ब्रोनकॉफ्टी। क्या नाम है? वुचेरिया ब्रोनकॉफ्टी। प्लेटी एनेलिडा में जाता है वो, ठीक है। वुचेरिया ब्रोनकॉफ्टी कहते हैं, तो वर्म से होता है। तो एक तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो आएगा बीमारी का नाम दे देगा, उसमें पहचानना होगा कि ये रोग किससे होता है। दूसरा जो पूछता है कि इस रोग से टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है, किस अंग को प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि उस रोग का कोई एंटीबॉडी है, ये उस रोग का कोई वैक्सीन है या नहीं। वैक्सीन है तो उस वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था, समझ गए। तो ये 3-4 तरह का क्वेश्चन बनता है। बीमारी किससे होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, उसका नाम भी कई बार आ जाता है कि बैक्टीरिया का नाम बताइए, वायरस का नाम बताइए, किससे वो बीमारी होगा, समझ गया। तो ये 4-5 तरह का प्रश्न परीक्षा में बनता है। सबसे पहले तो पहचानने वाला मामला आएगा, ठीक है। उसमें आपको पहचानना होगा कि वह रोग किससे होगा। चलिए, तो सबसे पहले वायरस डिजीज जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। वो जापानी भाषा है, अभी नहीं बुझाएगा, लिख लो जैसा है बस वैसे। पढ़े का जरूरत है। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। नामों याद कर सकते हो, हम कमजोर दिमाग क्या है ना, इसलिए ट्रिक बना लिया है। चलो, चे से लिखेंगे चेचक। चेचक को चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। छो से लिखेंगे छोटी माता, इसे हिंदी में कहते हैं ख से खसरा, मीजेल्स। ट्र से लिखिएगा ट्रेकोमा। ही से हिपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस, हर्पीज, रैबीज। अच्छा, ग से लिख लीजिए, हाँ, मम्स। गलसुआ हिंदी में बोलते हैं।